हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने अगले लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं कुछ परिभाषाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता है कि कल हमने समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी दी थी। आज बताया था हमने गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और आज उन्हीं के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हीं दर्पण के बारे में, तो जिनका हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। ये 5 हमने लिख दिए हैं जिन्हें हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। जैसे कि दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और दर्पण का द्वारक। ये दर्पण के पार्ट्स हैं, पार्ट्स के नाम हैं जिन्हें आज हम बताएंगे कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले लाते हैं दर्पण का ध्रुव। तो आप लोगों को पहले से ही विदित है कि हमने बता दिया कि ये दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। कांच के खोखले गोले के कटे भाग को, जिसके अगर दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए तो उभरा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। और यदि उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए तो जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने क्या बताया था कि ये अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें तो हमारा दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता है। मैंने नाम भी बताए थे, नाम याद करने की हिंट दी थी कि उभरा हुआ तल जो होगा, जिससे उभरे हुए से परावर्तक होगा, तो वो क्या होगा? उत्तल। उभरे हुए तल से होगा उत्तल दर्पण। और जब दबे हुए तल से होगा तो दबा हुआ, तो अवतल। अवतल जैसे उभरा, उभरा हमेशा याद रखो, उभरा तो उत्तल, जिससे उभरे से परावर्तन का कार्य हो रहा है। परावर्तक तल जब उभरा हुआ कार्य कर रहा है तो उत्तल, और जब दबा हुआ परावर्तक तल का कार्य, वो परावर्तक तल का कार्य कर रहा है तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसमें हमारी पहली जो है, पहली परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव, यानी कि पोल ऑफ मिरर। देखिए, दर्पण का ध्रुव जो होता है वो कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे डिनोटेट करते हैं? पी से। इट इज डिनोटेड बाय पी। इसे पी से डिनोटेट करते हैं। जैसे इन दोनों के मध्य बिंदु ये, इसे पी से डिनोटेट करेंगे, कैपिटल पी से। यहाँ पर भी ये कैपिटल पी। तो ये क्या होता है हमारा? पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का ध्रुव। सेकंड हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, जिस कांच के खोखले गोले से लिया गया होता है, उसके केंद्र को कहते हैं। जैसे कि अभी आपको ये 2 टूटे दिख रहे हैं, अगर मैंने जोड़ूं, ठीक है, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये कांच का खोखला गोला बन गया, इसे काटे, ये उत्तल, ये अवतल, इधर पॉलिश उधर पॉलिश। अगर इस गोले का केंद्र देखें तो ये बनेगा। ये क्या बनेगा? इस गोले का केंद्र। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में से कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं?
अब इसको हटा देते हैं। वक्रता त्रिज्या हम कहेंगे वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी जो है, मतलब दर्पण तक मिलाई जाए, ये है, ये क्या कही जाएगी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये हो सकती है, ये भी हो सकती है। त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। हमने बहुत पढ़ा है 8th में 7th में, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को। सेम वही कंडीशन है इसमें। त्रिज्या किसे बोलेंगे? केंद्र किसे बोलेंगे? इसे बोले थे केंद्र, इसे बोल देंगे केंद्र से दर्पण तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, मुख्य अक्ष एक त्रिज्या है। एक त्रिज्या मुख्य अक्ष नहीं हो सकती, प्रत्येक त्रिज्या मुख्य अक्ष नहीं हो सकती। जैसे कि अभी हम समझाएंगे। मुख्य अक्ष कहेंगे ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, इसे कहेंगे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में से कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। अब क्या हम इसे भी कह सकते हैं मुख्य अक्ष? क्या हम इसे भी कह सकते हैं मुख्य अक्ष? नहीं, आप इसे मुख्य अक्ष नहीं कह सकते, आप इसे मुख्य अक्ष नहीं कह सकते। लेकिन ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, मुख्य अक्ष नहीं है। लेकिन ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, लेकिन मुख्य अक्ष है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे सारे हैं, लेकिन उनमें से आपका एक अलग भाई है, वो आपका है। वो भाई केवल आपको इंगित करता है, इसलिए केवल आपका है। मतलब त्रिज्याएं सभी हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट से जो निश्चित बिंदु से टकराती है उसे कहेंगे मुख्य अक्ष। समझे? उसके बाद आता है 5वां नंबर, दर्पण का द्वारक, एपेटर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक मतलब द्वार, गेट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आते हैं द्वार। तो इसका द्वारक कहाँ होगा? इसका द्वारक हमें दिख रहा है, ये होगा इसका द्वारक, यहाँ से यहाँ तक, ये द्वारक। इसे कहेंगे एम बेस, इससे डिनोटेड करते हैं। ये हो गया दर्पण का द्वारक। तो आशा है कि आप लोगों को ये पांचों परिभाषाएं समझ में आई होंगी। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। आप इसे रट भी सकते हैं, पर रटेंगे तो भूल जाएंगे, और याद मतलब समझेंगे तो हमेशा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और जितना बोला उतना भी रख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या, केंद्र से दर्पण तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, केंद्र से ध्रुव के बीच तक की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण की स्टार्टिंग पॉइंट को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो इनकी परिभाषाएं हम अभी लिख दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपके परिभाषाएं लिख दी हैं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग खुद लिख लेंगे, इतने समझदार हैं आप लोग। दर्पण का ध्रुव कहेंगे दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र, तो अभी बताया था, ये दर्पण है, इसके परावर्तक तल के केंद्र को, कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो अथवा अवतल हो। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, जिस खोखले गोले का भाग होगा ये गोली दर्पण, ये ऐसे करके उसके केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसे सी से डिनोटेट करते हैं, ये भी लिख लीजिए, इसे सी से डिनोटेट करते हैं, इसे पी से करते हैं। ठीक है, इसे पी से, कैपिटल पी, इसे सी से। वक्रता त्रिज्या इसे आर से करते हैं, कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, खोखले गोले के केंद्र से खींची गई त्रिज्या, खोखले गोले के केंद्र से खींची गई त्रिज्या। अब देखिए, खींची गई त्रिज्या कहीं भी खींच सकते हैं हम,
त्रिज्या तो कहीं भी खींच सकते हैं पूरी पर्दे पर, यहाँ 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 यहाँ, जरूरी नहीं है ध्रुव पे ही हो, ध्रुव पे भी हो सकती है लेकिन ध्रुव पे ही हो ये जरूरी नहीं है। मुख्य अक्ष क्या होगा, एक ऐसी त्रिज्या, वह त्रिज्या विशेष है, ये त्रिज्या वह त्रिज्या जो मात्र वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक खींची गई हो, जो वक्रता केंद्र के ध्रुव तक ही खींची गई हो वह त्रिज्या, केवल एक ऐसी त्रिज्या। दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ठीक है, इन्हें कहेंगे दर्पण का द्वारक। तो आप लोगों को आशा करते हैं ये सारी परिभाषाएं बाकायदा समझ में आई होंगी। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उससे पहले जरा इसको रविश कर देते हैं ताकि आपको इससे डिनोटेड होगा, वो लिखा है यहाँ पे पी से, ये सी से, ये आर से, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी कुछ और भी परिभाषाएं हैं, रविश कर रहे हैं। उसके बाद हमारी कुछ और परिभाषाएं, नंबर कौन सा था, 5 नंबर था। उसके बाद 6वां नंबर हमारा फोकस, 7वां होगा फोकस तल। चल पहले फोकस देखते हैं, फोकस किसे कहते हैं। फोकस अभी बताएंगे हम, फोकस कहेंगे ये है, अब तल है उत्तल है ये बताएंगे आप लोग कमेंट में लिख के कौन सा है। मैं नहीं बताऊंगा इसमें कौन सा है, ये हमने इसके ऊपरी भाग पर पॉलिश की है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारे द्वारक हैं, और ये हमारी त्रिज्या है, ठीक है, मुख्य अक्ष और त्रिज्या, ठीक है। अब ये एक बात देखिए कि फोकस कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समान अंतर पर, जितना यहाँ से इतनी अंतर वहीं से इतना अंतर वहीं से, समान अंतर पर समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती प्रतीत होती हैं, या फिर मिलती प्रतीत होती हैं, ऐसे परावर्तित होंगी, या फिर मिलती प्रतीत होती हैं, और ये हमेशा वक्रता केंद्र से पीछे ही जाएंगी। अब कितनी पीछे जाएंगी वो भी एक सूत्र के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि कितनी पीछे होती हैं इनसे, इनमें क्या होता है रिलेशन, फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो बताएंगे। तो जो मिलती है या मिलती प्रतीत होती हैं उसे ही बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसे? फोकस, इसे बोलेंगे फोकस, इसे भी बोलेंगे फोकस। तो समझ गए आप फोकस का, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर
मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। या दूसरी लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें फोकस कहते हैं। आप, मुझे नहीं पता इसका नाम ये क्या है और इसका नाम क्या है, ये कौन सा लेंस है, मैं नहीं जानता, आप लोग खुद इसे बताएंगे। अब उसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी? पोल से फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। इसे डिनोटेड बाय द स्मॉल एफ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, क्योंकि फोकस को हम करेंगे कैपिटल एफ से, ठीक है, और इसको स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को, फोकस दूरी को अभी लिखवा देंगे हम समझने के लिए। फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस तल होता है फोकस पर खींचा गया लंब, फोकस पर खींचा गया लंब जो कि दर्पण के समांतर हो, ऐसा लंब, ये कहा जाएगा फोकस तल। फोकस तल लगाइए, फोकस तल, समझ गए? तो काफ़ी सारी इसकी परिभाषाएं हम लोगों ने देख ली हैं। अब इसके साथ ही मैं एक ही साथ लिखवा दूंगा, उससे पहले हम कुछ और जानकारी भी ले लें। तो अभी फोकस चल रहा है, इसी में एक चीज़ और लेते हैं हम। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के मध्य में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? टू एफ बराबर आर, ये रिलेशन होता है। अर्थात त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। फोकस दोगुना होने पर त्रिज्या के बराबर हो पाएगा। जैसे अभी फोटो बनाया था हमने, मिटा दिया, यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? यहाँ से लेके पोल तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर। यानी कि जो फोकस बनेगा वो हमेशा त्रिज्या के मध्य में ही बनेगा, पूरी मुख्य अक्ष के बीच में बन पाएगा। जैसे कि ये हमारा पूरा गोला था, यहाँ से हमने, ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या, इसे हमने बना लिया दर्पण, तो हमेशा फोकस पोल और वक्रता केंद्र के बीच में ही बनेगा। ये भी एक शर्त के आधार पर, जब द्वारक छोटा हो, क्या हो? द्वारक छोटा हो या अति सूक्ष्म हो या सूक्ष्म हो। जब द्वारक छोटा हो, यानी कि छोटे द्वारक के लिए ये वैलिड है। F बराबर 2F बराबर R, से लिख सकते हैं F बराबर R/2, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी अब अभी यहाँ पे लिखे देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने फोकस दूरी, फोकस तल, तीनों की परिभाषाएं लिख दी हैं। दोबारा से डिफाइन कर देते हैं। फोकस है मुख्य फोकस, इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो
देखिए हमने आपको बताने से मना किया, फिर भी हम बता ही दे रहे कि मिलती हैं वो अवतल दर्पण पे मिलती हैं और मिलती प्रतीत होती हैं ये उत्तल दर्पण पे होती हैं। अब उस चित्र के माध्यम से जो हम पहले दिखा चुके हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे मैचिंग कर सकते हैं। क्या मैंने सही बोला था? तो अवतल दर्पण पे जो हमने अवतल बनाया था, जिसमें हमेशा हमारा तलहटी काम करता है, यानी कि परावर्तक तल धसा हुआ काम करता है, उसमें हमने बताया था ऐसे करके मिलती है, ऐसे करके बताया था। तो अवतल दर्पण पर जो फोकस बनता है वो दर्पण के सामने बनता है, वो दर्पण के सामने बनता है। जबकि उत्तल दर्पण पर वही चीज़ हमने बताई थी कि जब हमारा उभरा हुआ तल कार्य करने लगता है तो वही चीज़ हमारी फोकस कहाँ बनता है? परावर्तक तल के पीछे बनता है। यहाँ परावर्तक तल के सामने बनता है, दर्पण के नहीं, सॉरी, परावर्तक तल के सामने बनता है। यहाँ पे परावर्तन कौन कर रहा है? उभरा हुआ तल, उभरे हुए तल के पीछे बनता है। तो ये आगे और पीछे का कुछ और मीन्स नहीं है। आगे मतलब परावर्तक तल के आगे, लिख देता हूँ मैं, परावर्तक तल के आगे, और पीछे किसके? परावर्तक तल के पीछे। ठीक है, समझ गए? पीछे बनेगा उत्तल कहलाएगा, अवतल आगे बनेगा परावर्तक तल के, अवतल वास्तविक होगा, उत्तल आभासी होगा, अवतल वास्तविक होगा। समझे? उसके बाद आती है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो हमने पहले बता दिया कि फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। उसके बाद आया फोकस तल। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के समांतर फोकस बिंदु, ये हमारा फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष इसके समांतर मतलब डंडा सीधा कर दो ऐसे करके, इसको ऐसा कर दो, ये होगा हमारा फोकस तल। ठीक है, इसे हम फोकस तल कहते हैं। तो आज हमने गोलीय दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं पढ़ ली हैं। अब हमने एक और चीज़ बताई थी, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके बारे में ज़रा जानकारी ले लेते हैं। तो हाँ, सॉरी, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो और लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे एक रिलेशन है, उसके बाद बस इसको हटा दो। लेक्चर थर्ड है, लेक्चर थर्ड है, क्या है हमारा? रिलेशन, या हिंदी मीडियम में है तो हिंदी का लिखेंगे, फोकस तथा फोकस बिंदु या फोकस दूरी, सॉरी, लेंथ ऑफ फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। मच्छर बहुत हैं सर जी, मच्छर बहुत हैं। हमने बताया था F2F बराबर R, इसको बता ही चुके हैं।
इसकी इतनी जानकारी है कि हमारा जो है F बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दुगनी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर हो सकती है। मतलब फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दुगनी फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के ही बराबर होगी। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसका थोड़ा क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप लोगों को करना है, मतलब हाँ क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तब यह है फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, देन द रेडियस इज इक्वल टू साइन ऑफ इनडायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, तब फोकस बताना आपको कितना होता है। थोड़ा सा ट्विस्ट। अब तीसरे क्वेश्चन में 2 करेंगे तो बढ़िया है, दोनों स्टूडेंट हमारा आंसर कमेंट कीजिए। और तीसरा है क्वेश्चन हमारा कि फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है, तब वक्रता त्रिज्या बताइए, वो भी मीटर में। तीसरा क्वेश्चन है, फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है तब वक्रता त्रिज्या मीटर में बताइए। देखिए यूनिट देख लीजिए, यूनिट चेंज है, सेंटीमीटर देन मीटर। मुझे नहीं पता इनके आंसर, हम कल आपको बताएंगे अगर कोई दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।